गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस पर। देखिए, आज हम आपको सोल्व करवाने जा रहे हैं बीएससी 6 ईयर का CCS HAU का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन, और आपको सॉल्यूशन करवाएगी कृष्णा की कंप्लीट टीम। तो देखिए फटाफट, जो भी बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, अगर आप इसको लाइव देख रहे हैं तो अपने साथ वाले बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए और फटाफट हमारी टीम के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो अभी हम जो सोल्व करेंगे, सबसे पहले वो हम सोल्व करेंगे केमिस्ट्री का पोर्शन जो साइंस के अंदर आपके पास आया हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 41 स्क्रीन पर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। ऑप्शन ए है द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड जो है वो एक्सपोज हो जाता है ग्रे कलर में जब हम उसको सनलाइट में छोड़ते हैं। तो कह रहा है इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन ए था डिकम्पोजिशन हो रही है, बी कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सी कह रहा है सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और डी आपके पास है डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम द सिल्वर। कह रहा है सिल्वर से जो क्लोरीन गैस है वो डिकम्पोज हो गई है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिल्वर क्लोराइड की डिकम्पोजिशन कह रहे हैं हम AgCl। यह आपके पास सिल्वर क्लोराइड है। अगर मैं आपके सामने बात करूं, इसकी डिकम्पोजिशन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये सनलाइट है तो आपके पास बनता है सिल्वर, और प्लस में हमारे पास होता है क्लोरीन। तो अब अगर हम बात करें तो सिल्वर क्लोराइड हम इसको बैलेंस कर देते हैं, ये आपके पास बनेगा। तो ये जो ग्रे कलर हो रहा है ये किसकी वजह से होता है? सिल्वर की फॉर्मेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सिल्वर की फॉर्मेशन की वजह से होता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है, इट मीन्स ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो ये आपके इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये आपके जो बच्चे ऑफलाइन हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी क्लास में नोटबुक से क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT से भी आप इसे कह सकते हैं, और ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अब इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना था। जल्दी जल्दी में कुछ बच्चों ने इसका आंसर रॉन्ग भी किया होगा क्योंकि उनको एकदम से केमिस्ट्री बाहर आ रही होगी, साइंस। क्या था कि ऐसा सब्सटेंस ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, ऐसा खाना जिसके अंदर फैट होता है, ऑयल होता है, उसमें कौन सा सब्सटेंस डाला जाता है? तो उसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, एंटीऑक्सीडेंट। अब अगर वो ये पूछ लेता कि इस फिनोमिना को क्या कहते हैं कि जो फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल है उसमें स्मेल आने लग जाती है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो हमारा आंसर होता क्या? रेंसिडिटी। जो आपके पास डी ऑप्शन था, रेंसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब खाना जो है वो खराब हो रहा है तो उसको बचाने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं? एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं। और मैंने क्लास में आपको जो ऑफलाइन मोड में हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए थे बहुत अच्छे से आपको करवाया था, 2 एंटीऑक्सीडेंट भी करवाए थे। एक था आपके पास BHT, एक था आपके पास BHA। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। मैं बता दूं आपके पास जो ये सेट है ये सेट ए के सॉल्यूशन हो रहे हैं। ठीक है, अब आप जो है अपने सेट के अकॉर्डिंग इन्हें मैच कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 43, ये आपका क्वेश्चन जो है ये बायो से है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 पे अगर हम बात करें, बायो वाले टीचर अभी आपको सोल्व करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। तो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। अब अगर हम बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? सबसे पहले क्वेश्चन आप तभी कर पाते जब आपको इसका फॉर्मूला आता। ऑप्शन नंबर ए इज बेकिंग सोडा। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। फिर कह रहा है वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये हो गया आपके पास वॉशिंग सोडा। उसके बाद बात करते हैं जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? CaSO4.2H2O। और डी कह रहा है नन ऑफ दिस। कह रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके पास नहीं है? इसमें ये चीज पढ़ने लायक थी, डज नॉट पूछा है उसने। डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? सोल्ट के एक मॉलिक्यूल के साथ कितनी वाटर की यूनिट प्रेजेंट है? तो इसमें कितनी वाटर की है? 10। इसमें कितनी है? 2। इसका मतलब किसमें नहीं है? बेकिंग सोडा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। एट व्हाट टेम्परेचर जिप्सम इज हीटेड फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस। कह रहा है
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो बार बार करवाया गया 373 केल्विन। अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन केल्विन में नहीं है, ऑप्शन किस में दे दिए? सेल्सियस में। तो सेल्सियस में हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जब हम सेल्सियस को केल्विन में बदलते हैं तो हम 100 में ऐड कर देंगे कितना? 273। तो हमारे पास क्या बन जाता है? 373 केल्विन बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। अगर हम 46 की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे। अब देखिए, द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl इज 4। दिस शोज दैट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, कह रहा है जो HCl का सॉल्यूशन है उसकी pH वैल्यू 4 है, तो जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की वो कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो pH अगर आपके पास 4 है तो देखो pH का हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला था? pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लोगरिथम H पॉजिटिव। अब बड़े ध्यान से देखना, pH कितनी दे रखी है आपको? 4 दे रखी है, तो आप pH कितनी वैल्यू यूज कर लेंगे? 4 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है, मोलैरिटी का मतलब क्या? आप कंसंट्रेशन की यूनिट होती है, तो आपको कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी? हाइड्रोजन आयन की। तो जब लोग होता है उसका मतलब क्या होता है? इसकी बेस पावर जो होती है वो 10, तो 10 की पावर -4 आएगी। 10 की पावर -4 अगर हम समझे तो क्या आएगा? 0.001 मोलार, या आप कह सकते हैं मोल पर लीटर। तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए था। अब अगर हम देखें ऑप्शन में, तो किसी भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, पहली बात। तो अगर एग्जैक्ट आंसर देखिए, आंसर ये होना चाहिए। और अगर मैं ऑफिशियल आंसर की बात करूं जो HAU ने जारी की है, ऑफिशियल आंसर की इसको ऑप्शन नंबर बी मानती है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी बात करूं तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा 0.001 मोलार, 10 की पावर -4 मोलार होगा। ऑफिशियल आंसर की ने इसका आंसर बी माना है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर हमारे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए। तो ये आपके पास था ये क्वेश्चन नंबर 46, जिस पर ये रहा हमारे लिए डाउटफुल, तो मैंने इस पर स्टार लगा दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 47। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सोल्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण नहीं बनाता? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े आए, डज नॉट, बड़ा ध्यान से देखना था इन्हें कि एसिडिक सोल्ट नहीं बनाता। तो देखो एसिडिक सोल्ट कौन बनाता है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो एसिडिक सोल्ट कौन नहीं बनाएगा? मतलब जो वीक एसिड होगा, और वीक एसिड हमारे पास यहाँ पर कौन है? कार्बोनिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा कि हम सब जानते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एसिडिक सोल्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि एक वीक एसिड है। ये भी आपके क्लास में बहुत अच्छे से करवाया गया जब आप ऑफलाइन में पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 48। Which one of the following alloy contain non-metal as one of its constituent? निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में एक गैर धातु के रूप में घटक होता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया इसने। ऑप्शन देखो पहले, अमलगम। अमलगम क्या होता है? ऐसा अलॉय जिसके पास एक मेटल मरकरी और उसके अलावा और मेटल होते हैं, पर कंपल्सन क्या होता है कि एक मेटल क्या होता है उसमें? मरकरी। तो वन मेटल इज मरकरी एंड वन और अदर आपके पास क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। गन मेटल की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कॉपर प्लस में जिंक प्लस में टिन, ये होता है। ब्रास की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कॉपर प्लस में आपके पास जिंक। और अगर मैं अमलगम की बात करूं तो मैं लिख देती हूं कि वन मेटल इज मरकरी एंड अनदर इज ऑल्सो एन मेटल, इसमें मेटल होता है। जैसे अगर मैं कह दूं जिंक अमलगम तो क्या होगा? ZnHg। अगर मैं बोल दूं सोडियम अमलगम तो क्या होगा? NaHg। लेकिन पॉइंट क्या है, इसने बोला किसमें नॉन मेटल है। अब मुझे तो इसमें कहीं भी नॉन मेटल नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन तो डाउटफुल रहा, क्योंकि इसमें कहीं आंसर ही नहीं है। लेकिन ऑफिशियल आंसर की ने इसका जो आंसर माना है वो आपके पास आंसर माना है ए। क्या आंसर माना है उसने? ए माना है। लेकिन ये डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको ग्रेस मिलना चाहिए क्योंकि इसमें आंसर है ही नहीं। समझ में आई बात? लेकिन ऑफिशियल आंसर की ने इसको ए माना है। फिर से बता देती हूं, मैं स्टार लगा रही हूं जो डाउटफुल क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लो क्वेश्चन नंबर 49। अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है देखिएगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल एंड स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टार एंड वॉयलिन? कह रहे हैं मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है जब आपके पास बेल बनी है, घंटी बनी है और तार बनाने के लिए धातु किस गुण का उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए है डक्टिलिटी, बी है सोनोरस, सी है मेलेबिलिटी और डी है ऑल ऑफ दीज।
देखो बेल बनी है और बेल क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड। अगर हम स्टार, आपके पास स्टार और वायलिन की भी बात करें तो वो भी क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। और मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर तो आएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनोरस। लेकिन कुछ बच्चों ने इसका आंसर ऑल ऑफ दीज किया है, उन्होंने लगाया है डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, क्योंकि वो जानते हैं डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मेटल को बीट करके थिन वायर बनाना। लेकिन इसमें पर्टिकुलर बोला है इसने कि कौन सी प्रॉपर्टी जो बेल बनाने के लिए यूज हुई, और बेल मतलब साउंड प्रोड्यूस करने की बात आती है। और ये बहुत बार आपको क्लास में भी करवाया गया, और इसके लिए मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देती हूँ कि कई बार कुछ चीजें जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छी लगती हैं और बुरी लगती हैं। जैसे स्कूल बेल, स्कूल बेल सुबह बजती है तो बड़ी दुखदायक लगती है, और जब छुट्टी होती है तब बजती है तो बड़ा मजा आता है। तो इससे आपको याद आ जाना चाहिए था, ये आपके पास क्या थी, सोनोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी प्रोड्यूस्ड। कह रहा है जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा ऑक्साइड बनता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब देखिएगा आयरन ये लेते हैं और स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट मींस H2O। ठीक है, गैस। और क्या बनाता है ये, तो ये बनाता है Fe3O4 और प्लस में हाइड्रोजन। अब बैलेंस कर सकते हैं आप इसे, ठीक है, और ये बन जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑक्साइड बना, तो आपका ये रहा ऑक्साइड Fe3O4। देखिएगा कहां है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फूड कैन आर कोटेड विद टिन नॉट बाय जिंक। कह रहा है खाने के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। अब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, लेकिन ऑल ऑफ दीज दिखते ना दिमाग में, ऑल ऑफ दीज चलने लगता है, ध्यान से देखना था। बहुत बार करवाया, रिएक्टिविटी सीरीज से हो गया कि कोटिंग उसकी करेंगे जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन होगा। जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ये बात गलत है, टिन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है जिंक से। तो इसका आंसर तो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑफिशियल आंसर के में भी यही आंसर्स हैं, जहां जहां डाउटफुल है वो हमने आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट टू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कह रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे रिएक्ट करती है। क्या कह रहा है, इट ऐड हाइड्रोजन, ये तो एडिशन रिएक्शन होगी, आप कह सकते हैं हाइड्रोजिनेशन। इट सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कंपाउंड, ये कह रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीन जो है ना वो कंपाउंड से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करती है। एक बार समझिएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये हमारे पास सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इसकी हमने रिएक्शन करवा दी क्लोरीन के साथ, क्योंकि ये क्लोरीन की ही बात कर रहा है कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बनता है, देखो ये क्या, मैंने बहुत बार आपको बताया कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है क्लोरीन, और यहाँ पर क्या है हमारे पास सनलाइट, और प्लस में क्या बनता है HCl। तो क्या किया क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस चैप्टर से था ये, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से था, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा हुआ क्वेश्चन था, और बहुत बार आपको नोटबुक में भी करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। अगर मैं आपके पास बात करूं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, तो देखिएगा, चलो। द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इज, कितना सिंपल, 4 कार्बन दिख रहे हैं तो ब्यूट आएगा। अब एक चीज लगा लेते, ब्यूट वाले 2 ही ऑप्शन थे, A और C, और भाई साहब यहाँ पे इसने क्या दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो ऑप्शन ही एक था, ब्यूट 1 इन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्यूट 1 इन। देखिएगा, अगर मैं आपको बता भी देती हूँ CH3 CH2, चलो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास 54 था, मैं इसकी बात कर रही थी कि इसके अंदर 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम है, C और D, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें। अगर 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसके अंदर, लेकिन इसका आंसर ऑफिशियल आंसर किने C माना है, C माना है तो D भी ठीक होगा, क्योंकि C और D तो ऑप्शन भी ठीक है। तो इसलिए जिस भी बच्चे ने इसका आंसर C किया है, ऑफिशियल आंसर किने इसको ठीक C माना है। अगर आप इसको देखते हैं तो दोनों एक जैसे है, तो C और D दोनों के ठीक हो सकते हैं ये,
ये ध्यान रखना क्योंकि दोनों ठीक हैं। तो ऑफिशियल आंसर की ने इसका आंसर सी दिया है। अब कुछ बच्चे मैं देख पा रही हूँ कमेंट कर रहे हैं कि मैडम लिंक भेजना इसका आंसर की का, ऑफिशियल आंसर की का। तो देखिएगा, अगर आप ऑफिशियल आंसर की बात करें तो आपने जो एग्जाम दिया था, आपकी जो आईडी है, लॉगिन आईडी, आप उसको लॉगिन करेंगे ना तो हर एक बच्चे के पास ऑफिशियल आंसर की पहुंच गई है। आप वहां से देख सकते हैं चारों सेट की, ए बी सी डी की, आपका जो भी रिस्पेक्टिव सेट था आप उससे मैच कर लेंगे। अपनी लॉगिन आईडी को ऑन करके देख लें जिससे आपने फॉर्म फिल किया था। क्लियर है? विकास कुमार करे क्वेश्चन पेपर सेंड। क्वेश्चन पेपर तो ये आपके सामने है ही और आपको कृष्णा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां जा सकते हैं आप, क्वेश्चन पेपर आपको वहां मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये था आपके पास। चलो उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपके सामने बात करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 55। तो एट द टाइम ऑफ मेंडलीव द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन वाज, मेंडलीव के टाइम तक कुल तत्वों की संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी आपके पास? 63। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, 63 थी मेंडलीव के टाइम तक टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या थी वो आपके पास 63 थी। ये देख लीजिएगा आप। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा, पेपर देख के ऐसे मतलब दिल खुश हो गया, इतना अच्छा पेपर था। ठीक है, देखिएगा अगर हम बात करें तो क्या आ गया आपके पास? आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन, आयनिक ऊर्जा को किस में मापा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, तो आयनिक ऊर्जा को किस में मापा जाता है? किलो जूल पर ग्राम, जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, और डी कह रहा है ए एंड बी। कुछ बच्चों ने तो बड़ी गलती की है, ठीक है, वो ए एंड बी को ही देख के या ऑल ऑफ दीज को देख के वही ठीक कराए, और अब की बार पेपर में हुआ क्या कि ऑल ऑफ दीज और ए एंड बी वाला एक भी सही नहीं माना गया, तो उनके तो नैया गई। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्या होगी? किलो जूल पर मोल। 1 मोल आइसोलेटेड गैसियम एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी किलोजूल एनर्जी प्रोवाइड की गई? दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको बात करते तो ये आपके पास होता इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या तो होता जूल पर एटम, तो ये यूनिट होती तब आप ठीक कर देते। ये आपके पास ऐसी कोई यूनिट नहीं होती किलो जूल पर ग्राम जैसी और जूल पर मोल जैसी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट की अगर मैं बात करती हूं, इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज इज, आवर्त सारणी के, ठीक है, तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार का तत्व कौन सा होता है? साइज सबसे छोटा पूछा है थर्ड पीरियड में, ये सभी एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरीन। पर इसका जो ऑफिशियल आंसर की ने ठीक माना है, ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूं, तो वो आंसर इसने ए ठीक माना है, लेकिन मैं इसको फिर से स्टार कर रही हूं क्योंकि ये हो गई नोबल गैस। नोबल गैस का साइज वैसे ही बड़ा होता है, उसको हम इस चीज में कंसिडर नहीं करते क्योंकि उनके पास वंडरवॉल एटॉमिक रेडियस होती है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की ने इसको ए ठीक माना है। बट अगर आप एग्जैक्ट आंसर देखना चाहें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लोरीन। तो इसको फिर से स्टार लगा दिया, हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए, ऑफिशियल आंसर की ने ए माना है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, यहां से आपके बायो के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। केमिस्ट्री जो थी वो आपके पास इतनी थी, अब आपके पास नेक्स्ट अध्यापक आएंगे और आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम योर एग्री ट्यूटर मनीष वर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपा। ये आपका ए सेट है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्रीकल्चर का कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट अ नॉर्मल। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन रहने वाला है डी। इसके अंदर आपका है कैप्सिकम, व्हीट और राई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है अपना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट। इनमें से आपका कौन सा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है? तो इसके अंदर आपका रहेगा आंसर डी, अशोका जो है आपका वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन कि विच गैस इज एमिटेड फ्रॉम रा डंग एंड यूरिन वेयर द मिल्क एनिमल्स एंड देयर काव्स आर केप्ट इन हाउस पेन। तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, मीथेन। थर्ड का आपका रहेगा मीथेन।
उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन यूरिया एंड एमओपी। तो यूरिया के अंदर आपका 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, वहीं आपका एमओपी के अंदर आपके दो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पहला है आपका नाइट्रोजन और दूसरा आपका फॉस्फोरस। तो इसके हिसाब से आपका रहेगा ऑप्शन ए। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इसका जो है आंसर की के अंदर गलत है, इसका आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद अपना विच वन इज स्टोर्ड इन पेस्ट, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन रहेगा डी, आपका रहेगा इसके अंदर धान वीविल। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है आपका 6, WH 1270 आपकी किसकी वैरायटी है। तो इसमें से आपकी वैरायटी रहेगी ऑप्शन सी, व्हीट की वैरायटी आपकी 1270। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट आर डैमेज बाय द इंसेक्ट, यानी कि जो आपका इंसेक्ट है वो कौन कौन से आपका जो प्लांट पार्ट है उसको डैमेज कर सकता है। तो इसके अंदर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। जो आपके इंसेक्ट होते हैं ये आपका प्लांट का कोई भी पार्ट है उसको इफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अपना आ गया यहाँ पे 8th क्वेश्चन कि द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर फाउंड सेपरेटली ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट। इनमें से कौन से फ्रूट में आपका जो मेल एंड फीमेल फ्लावर है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे मिलेंगे। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका डेट पाम। डेट पाम के अंदर आपका जो फ्लावर मेल और फीमेल फ्लावर है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट रहते हैं। 9th क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सी श्री अन्न के अंदर आपकी क्रॉप्स आती है। तो इसके अंदर आपके सारे रहेंगे बाजरा, ज्वार, चीमा, उसके बाद चीना, उसके बाद रागी, कांगनी, कुट्टू, कोडो, कुटकी, ये आपका रहेगा ऑप्शन डी इसका। उसके बाद आपका 10th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्चिंग बर्ड इज नॉट एन इंसेक्ट ईटिंग बर्ड सीन इन आवर फील्ड। इसके अंदर आपका यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, पीजन। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग करेक्ट माना गया है कि जो आपका पीजन है इनमें से इंसेक्ट ईटिंग बर्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसियन, ये आपका कौन सी क्रॉप के अंदर मिलता है। तो ये आपका रहेगा ऑप्शन बी, ज्वार के अंदर। नेक्स्ट अपना आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, इसके अंदर आपका पूछा गया है कि जो मालफॉर्मेशन है वो आपके कौन से क्रॉप के अंदर या कौन से फ्रूट प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये आपका रहेगा मैंगो मालफॉर्मेशन, ऑप्शन सी 12th का। उसके बाद है अपना इयोसिना फोइटिडा, जो कि आपकी एक स्पीसीज है वर्मी कंपोस्ट के अंदर, आप जो वर्मी कल्चर के अंदर यूज करते हैं। तो ये आपकी बाइसेक्सुअल होती है यानी हर्माफ्रोडाइट। तो ऑप्शन ए रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट है अपना एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सोइल इंप्रूव, यानी जो आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सोइल के अंदर इससे क्या क्या इंप्रूव होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन है अपना फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोइल। ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसके जो अपना है ऑल ऑफ दीज रहेगा इसका कि केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी आप इससे इंप्रूव कर सकते हैं एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से। उसके बाद नेक्स्ट है अपना मारवाड़ टीक। जो मारवाड़ टीक है इसे आप क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका, आप रोइडे को आप क्या बोलते हैं, मारवाड़ टीक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है अपना उसके बाद नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेशनल सोइल डे। इंटरनेशनल सोइल डे जो आपका है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों आपको बताया था कि बच्चे कब खेलते हैं मिट्टी में, 5 दिसंबर को आपको मिट्टी में खेलना बताया था। उसके बाद है इन विच ईयर हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार वॉज रीनेम्ड एज चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा डी, 31 अक्टूबर 1991 के अंदर आपका इसका नेम चेंज किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है अपना सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका काजरी है वो आपका कहाँ पे सिचुएटेड है। तो एरिड जोन अपना रहेगा जोधपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर इसका रहेगा सी। नेक्स्ट है आपका फाउंडेशन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI की स्थापना कब हुई। तो ये आपका रहेगा 1965, ऑप्शन नंबर रहेगा सी। नेक्स्ट है आपका इनमें से आपका कौन सा एनिमल
हाइंड लेग जो है उनसे स्ट्राइक करता है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन रहेगा डी, सारे के सारे ये है आपके जो हाइंड लेग है उनसे स्ट्राइक कर सकते हैं। उसके बाद है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपकी किस लेवल पे काम करती है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा विलेज लेवल पे, जो आपके पीसीएस है या प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये आपकी विलेज लेवल पे काम करती है। नेक्स्ट रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 22, भवंदर भरपाई योजना, ये आपके किससे रिलेटेड है? तो ये आपकी रहेगी वेजिटेबल से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर रहेगा बी इसका। नेक्स्ट आ जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर अपना है विच टाइप ऑफ सीड बेड इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग ऑफ स्मॉल साइज सीड। तो जो अपने स्मॉल साइज सीड होते हैं उनके लिए आपका रहेगा स्मूथ सीड बेड अपने को रिक्वायर्ड रहती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 के अंदर आपका रहेगा कि जो अपनी एपीएमसी है, एपीएमसी के अंदर फुल फॉर्म पूछ रखी है कि एपीएमसी की फुल फॉर्म रहेगी अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है आपका आईसीआर का हेडक्वार्टर, आईसीआर आपका कहां सिचुएटेड है? तो आईसीआर आपका न्यू दिल्ली के अंदर, ऑप्शन रहेगा बी इसका। उसके बाद है 26 क्वेश्चन की जो पंजेंसी पाई जाती है मस्टर्ड के अंदर वो आपकी किसकी वजह से होती है? तो ये आपकी प्रेजेंस रहता है इसके अंदर सिनिजरिन, सिनिजरिन की वजह से आपका जो है ये मस्टर्ड के अंदर जो पंजेंसी है वो पाई जाती है। वैसे आपकी आइसोथायोसाइनेट होता है लेकिन सिनिजरिन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसके बाद है अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी स्टार्टिंग कब हुई? तो ये आपका रहेगा 2016 के अंदर, ऑप्शन रहेगा इसका 27 का बी। नेक्स्ट है अपना 28 क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट। प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट आपका कौन सा होगा? आप लोगों को बताया था कि जिसके पीछे प्लो आ जाए वो आपका प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट रहेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका ये कि चीजल प्लो इसके अंदर आपका एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अपना वीड आर कॉल्ड अनवांटेड प्लांट बिकॉज ऑफ, 29th क्वेश्चन आपका ऑप्शन है दे आर कल्टिवेटेड, नहीं। उसके बाद है दे आर नॉट कल्टिवेटेड, ठीक है। वीड्स कम्पीट विद क्रॉप्स, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो आपका ऑप्शन रहेगा बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर रहेगा आपका इसके अंदर डी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपना 30th क्वेश्चन जो आपका क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ रूट पैरासाइट वीड, ये आपका रहेगा ओरोबेंचे, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका एग्जैक्ट रहेगा। यूनिवर्सिटी की आंसर की अकॉर्डिंग भी आपका यही रहेगा, ओरोबेंचे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 31, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द सोइल इज टर्म्ड एज। तो इसके अंदर आपका रहेगा ऑप्शन है ए आपका इन्फिल्ट्रेशन, बी आपका सीपेज, सी आपका परकोलेशन, डी है आपका लीचिंग। तो आपका आंसर इसके अंदर एग्जैक्ट रहेगा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी आपका परकोलेशन। नेक्स्ट आप मूव करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कह रहा है कि एन इम्प्लीमेंट इज यूज फॉर टिलेज पर्पज इन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर के अंदर आप कौन सा इंप्लीमेंट यूज करते हैं? तो अपना रहेगा इसके अंदर पडलर, ऑप्शन ए रहेगा कि जो अपना पडलर है इसके अंदर आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना 33 क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन का आपका पहला स्टेप क्या रहता है? तो ऑप्शन रहेगा इसके अंदर इम्बाइवेशन, आपका ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट है यूनिवर्सिटी के आंसर की अकॉर्डिंग भी। उसके बाद अजोला क्या है? अजोला क्या अपना एक बायो फर्टिलाइजर है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट अपना 35 क्वेश्चन, नेम द क्रॉप विच इज नॉट लेग्यूम। इनमें से कौन सा आपकी क्रॉप लेग्यूम नहीं है? तो आपका रहेगा ये राजमा। उसके बाद है विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस टू ग्रुप्स। उसके बाद 37 क्वेश्चन, द एज एट विच काव आर जनरली विंड। तो ये जो क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बी बताया गया है यूनिवर्सिटी ने कि 8 से 10 मंथ। लेकिन जो अपनी इंडिजीनियस काउ होती है, इंडिजीनियस काउ के अंदर आपका 3 महीने तक आप विनिंग नहीं करते हैं। एक्जोटिक काउ के अंदर आप देखते हैं विनिंग 0 से लेके 3 दिन तक आप कर सकते हैं। ये आपका इसका ऑब्जेक्शन लग जाएगा, जो ऑथेंटिकेट सोर्स है आपको वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसका आपका रहेगा 4 से 6 मंथ, ऑब्जेक्शन के बाद आपका 4 से 6 मंथ रह सकता है इसके अंदर। 3 मंथ एग्जैक्ट है जो अपनी इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स है उनके अंदर। उसके बाद है अपना 38 क्वेश्चन, इन विच सीजन ग्रीन ग्राम क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन हरियाणा। तो अपना ये समर एज वेल एज खरीफ, ऑप्शन नंबर रहेगा इसके अंदर आपका डी।
उसके बाद मूव करते हैं अपना 39 क्वेश्चन के ऊपर। 39 क्वेश्चन है अपना कि हाउ मच ओपन फ्लोर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेग्नेंट काउ। जो आपकी प्रेग्नेंट काउ है उसके अंदर आपका कितना एरिया रिक्वायर्ड रहता है, जो फ्लोर एरिया रहता है, तो वो आपका क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग रहेगा। आपका आंसर बी, 8 मीटर स्क्वायर आपका एरिया रिक्वायर्ड रहता है। उसके बाद है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। तो किस किस चीज़ से आप इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसका रहेगा अपना आंसर बी ह्यूमस, सी अपना क्रॉप रेजिड्यू, डी आ जाएगा अपना दोनों। ठीक है, ये बोथ बी एंड सी। ये थे आपके 40 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर आज बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम के दौरान पूछे गए। आई होप आप लोगों के ये पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू। अब आ रहे हैं आप लोगों को बायोलॉजी करवाने सर अजय नंद सर। धन्यवाद मनीष सर। दोस्तों गुड आफ्टरनून। एक बार जल्दी से बता दो ऑडियो और वीडियो दोनों ओके हैं क्या, और आपका पेपर कैसा गया है ये भी मेरे को कमेंट करके बता दो फिजिक्स का। और बात करते हैं दूसरा आपका जो एग्रीकल्चर है उसका सॉल्यूशन आपने कर लिया है। अब मेरे को जल्दी से ये बता दो ऑडियो वीडियो ओके है क्या। शाबाश, कमेंट करके सारे के सारे साथी। और आपका पेपर कैसा गया ये भी मेरे को कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है ना। अगर अच्छा गया हो तो कमेंट करके मेरे को बता देना, ठीक है ना। कितने नंबर आपके बन रहे हैं ये भी मेरे को बता देना। चलिए भाई देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी के अंदर क्या दिया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल आर ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड बाय। जीव में निम्नलिखित में से किस समूह में खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर टूटकर अवशोषित होते हैं, यानी कि बॉडी से आउटसाइड उनका ब्रेकडाउन होता है और फिर टूटते हैं। वो ईस्ट के अंदर भी होते हैं, वो खमीर जिसे बोला जाता है, मशरूम के अंदर भी होते हैं और ब्रेड मोल्ड के अंदर भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा डी भाई, ठीक है ना। ये आपको सेट ए की आंसर की है, ठीक है ना। ये आपकी सेट ए की आंसर की है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है भाई। टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन एन अमीबा आर कॉल्ड। अमीबा में अस्थाई जो उंगलीनुमा संरचना होती है, जो उसके सूडोपोड या नकली पाँव जिन्हें कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट बनेगा। उसके बाद देखिएगा द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिसीवर इन ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप में यानी कि सौपोषी जो होते हैं ना, उनके अंदर जो भोजन है वो बनता तो किसके रूप में है, ग्लूकोज के रूप में बनता है, लेकिन बाद में चेंज हो जाता है किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बनेगा इसका बी भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या बनेगा, बी बनेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, ब्लड कंसिस्ट ऑफ विच फ्लूइड मीडियम। रक्त किस द्रव माध्यम से बना होता है। रक्त के अंदर जो लिक्विड पोर्शन पाया जाता है, लिक्विड पोर्शन आपका प्लाज्मा होता है, लगभग आपका 55% होता है, और सॉलिड पोर्शन के अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती हैं। उसके बाद देखिएगा इन ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। मानव शरीर में जीवन प्रक्रियाओं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, वो एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र और नर्वस सिस्टम। इसका ऑप्शन बनेगा डी, बोथ बी एंड सी दोनों भाई। एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम दोनों के दोनों इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प इन रूट फॉर्मेशन। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो रूट फॉर्मेशन में मदद करता है, जड़ों के निर्माण में सहायता करता है। उस हार्मोन का नाम बेटा आता है ऑक्सिन हार्मोन। और ये जो 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, NAA नेप्थलिन एसिटिक एसिड जो आपका आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन होता है, IBA इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, ये भी आपका क्या है, नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन है। इसके तीनों के तीनों ऑप्शन सेट करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आएगा भाई। लेकिन जो आपकी ऑफिशियल आंसर की दी है HU ने, उसके अंदर ऑप्शन नंबर सी मान रखा है। इसका बेशक से आप डाउट लगा देना भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका बनेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है एनी चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड इज कॉल्ड। पर्यावरण में कोई परिवर्तन जिसके प्रति जीव अनुक्रिया करते हैं उसे क्या कहा जाता है, स्टिमुलस कहा जाता है, उत्तेजना उसको कहा जाता है। ध्यान रखना इस पेपर के अंदर एक
बहुत बड़ी खासियत थी, जिसमें ए और बी दे रखे थे ना, वो ऑप्शन बहुत कम सेट हो रहा था भाई, ठीक है ना। जो तुक्का भी मारना था वो तुक्का आपका सेट नहीं हो रहा था। उसके बाद आगे देखो, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल इज ड्यू टू, जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि किसके कारण होती है, उसको कीमियोट्रोपिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, कीमियोट्रोपिज्म। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, सेक्सुअली कौन सी फैलती है, साइफिल्स, उपदंश फैलती है, कैंसर नहीं फैलती, जोंडिस पीलिया नहीं फैलता, ब्लैक फीवर काला बुखार नहीं फैलता, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है ब्रायोफाइलम को वनस्पति रूप से प्रचारित किया जा सकता है। ब्रायोफाइलम कैन बी प्रोपागेटेड वेजिटेबली बाय लीफ, ब्रायोफाइलम को किसके द्वारा, पत्ते के द्वारा। IUCD इज यूज्ड फॉर, IUCD का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोध के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, गर्भ निरोध के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन किसके कारण होता है। इन स्पायरोगायरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय, स्पायरोगायरा में जो रिप्रोडक्शन होता है, ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट इन स्मॉलर बीट्स, तंतुओं का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, उसके कारण क्या होता है, उसके कारण स्पायरोगायरा में अलैंगिक प्रजनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली इम्पॉसिबल आउटकम ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल के प्रयोग का पूर्णतः असंभव परिणाम है, 4 टाल 1 मीडियम, ऑप्शन नंबर सी बनेगा भी इसका, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ एग्जिस्ट एंड स्टडीड ऑफ देयर फॉसिल्स, उनको क्या कहा जाता है। अगर यहाँ से बात करते हैं, वैसे देखने में सारे दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एमोनोनाइट है वो भी वही क्या है, वो भी आपकी एक विलुप्त प्रजाति के अंदर आता है। लेकिन इसके अंदर जो व्हाइट टाइगर है ना, ये आपकी संकटग्रस्त प्रजाति है, इसमें भी व्हाइट टाइगर दे रखा है, तो इसका ऑप्शन सेट होगा ऑप्शन नंबर सी, डायनासोर एंड फिश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सेट होगा, डायनासोर एंड फिश। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीमैप ऑफ डेड एनिमल और प्लांट दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट आर कॉल्ड, मृत जानवरों या पौधों के रीमैप्स जो सुदूर अतीत में रहते थे वो क्या कहलाते हैं, उनको कहा जाता है फॉसिल्स, उनको कहा जाता है जीवाश्म, उनको कहा जाता है विलुप्त प्रजाति नहीं आएगा। बी और सी इसका सेट नहीं बैठेगा, इसका ऑप्शन एग्जैक्ट क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट बनेगा भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी इन केस ऑफ कनकेव मिरर, अगर सीधी सी बात है कनकेव मिरर पूछ रखा है, अगर आप वस्तु को सेंटर के ऊपर रखोगे तो सेंटर के ऊपर ही इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी और आकार में कैसी होगी, सेम इन साइज होगी, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा भाई, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा सी। उसके बाद है व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, यानी कि जब आपकी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उनका क्या हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, तो मात्राएं किस किस की बदलेगी, क्या क्या चेंज होगा, वहां पर आपकी वेवलेंथ चेंज होगी, तरंग दैर्घ्य बदलेगा और दूसरा वेलोसिटी वेग बदलेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, बी बनेगा भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर द मिरर मेक एन इमेज, जो मिरर होगा वो इमेज कहां पर बनाएगा, बात किसकी कर रहा है, कन्वेक्स की कर रहा है, उत्तल दर्पण की। अगर कहां पर रखी जाती है, अगर रखी जाती है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, ऑप्शन नंबर सी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगी। उसके बाद है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने के बारे में कौन सा सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सन अपीयर रेड एट सनराइज
एंड सनसेट, यानी कि जब सूर्य उगता है और सूर्य छिपता है तो सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए, रेड हैज ए हाई वेवलेंथ सो इट ट्रेवल ए लॉन्गर ए डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए भाई। उसके बाद है नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट टू यूज ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, यानी कि वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने क्या किया था, जिसने सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सबसे पहले प्राप्त किया था प्रिज्म का प्रयोग करके, उसका नाम था आइजैक न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भाई। इमेज रेटिना के ऊपर कितनी देर तक रहती है, 1/16 सेकंड भाई। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, सी बनेगा। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following is not caused by atmospheric refraction of light? जल्दी से बताइएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसका क्या बनेगा, सन अपीयर रेड एट सनसेट, सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है, वो आपका कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। उसके बाद है an electric iron draws a current of 4 ampere when connected to 220 volt means its resistance must be, रेजिस्टेंस पूछ रखा है भाई, करंट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना। क्या फार्मूला, V = RY वाला यूज करके करोगे तो इसका कितना बनेगा, 55 बनेगा, क्योंकि 220 डिवाइड बाय कितना कर दोगे, डिवाइड बाय कर दोगे 4। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिकल स्टेप अप ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ ओम लॉ, ठीक है ना। ओम के नियम के स्थापन के लिए विद्युत व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछ रखा है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके अंदर आएगा आपका द रिजोर्ट कैन ओनली इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, धारा नियंत्रक केवल विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वे 3 ओम कैन बी कंबाइंड, 3 ओम को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है किसी भी सर्किट के अंदर, तो वो जोड़ा जा सकता है 4 तरीके से। कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है उसको, 4 तरीके से उसको जोड़ा जा सकता है। ओम लॉ स्टेट विच रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, ओम का नियम किसके बारे में कहता है, V = IR, इसके बारे में, यानी कि वोल्ट = करंट टाइम्स द रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बनेगा ए। ए फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट आर, मेल और फीमेल गैमेट को, एक फूल में नर और मादा युग्मक कौन उत्पन्न करता है, मेल के अंदर एंथर करता है, फीमेल के अंदर ओवरी। ऑप्शन नंबर सी, परागकोश और अंडाशय इसको क्या करते हैं, उत्पन्न करने का काम करते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, ठीक है ना, जो इंड्यूस्ड EMF है उसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन बनेगा क्या भाई, इंड्यूस्ड EMF, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा भाई आपका प्रोपोर्शनल टू अर्थ मैग्नेट फील्ड, नहीं भाई, डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कॉइल नहीं, तो इसका बनेगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड लाइन, अक्षेत्र रेखाओं के परिवर्तन की दर के समानुपाती भाई। उसके बाद है सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिकॉज, क्यों, क्योंकि इट कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बनेगा बी। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक चुंबकीय प्रेरण की SI मात्रा कौन सी है, टेस्ला, कौन सी है, टेस्ला। उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या है भाई, द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कैन बी इंक्रीज्ड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, हाउ टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी बेनिफिट ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एंड कंजप्शन विल डिक्रीज, प्रदूषण और खपत क्या करेगी, घट जाएगी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए, अगला क्वेश्चन कहता है काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है भाई, काकरापार
एटॉमिक पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन, कहाँ सिचुएटेड है? गुजरात के अंदर वो सिचुएटेड है भाई। कहाँ पर सिचुएटेड है? गुजरात के अंदर वो सिचुएटेड है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंट इन ओशियन, कौन सी एनर्जी? वहां से ओशियन थर्मल एनर्जी, महासागरीय तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए सेट होगा भाई। उसके बाद है इन विंड टर्बाइन द ब्लेड जर्नली आर कनेक्टेड टू, विंड टर्बाइन में जो ब्लेड होते हैं ना वो किससे जुड़े होते हैं? वो आपके नेसल्स, गुब्बारों का डला से जुड़े होते हैं भाई, ठीक है ना। उसके बाद है आपका द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल pesticide in the food chain in increasing amount of each higher trophic level is called biomagnification। उसको क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द थर्ड ट्रोपिक लेवल, तीसरा जो आपका खाद्य श्रृंखला का तीसरा जो पोषी स्तर होता है वो हमेशा कौन सा होता है? ये पूछा गया है। वो हमेशा कौन सा होता है आपका? वो हमेशा कार्निवोर्स होता है, मांसाहारी का होता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रो इकोसिस्टम इज फॉल्स, इनमें से कौन सा जो है आपका वो फॉल्स पूछा है भाई? किसके लिए? वो पूछा है आपका किसके लिए? जो आपकी फूड चेन होती है ना उसके लिए फॉल्स पूछा है। तो उसके लिए फॉल्स कौन सा होगा वो पूछा गया है। तो फॉल्स कौन सा होगा आपका? यहां से आपका बनेगा भाई, फॉल्स होगा ऑप्शन नंबर सी भाई, ठीक है ना। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर क्या है? फॉल्स है। पराबैंगनी विकिरण के अत्यधिक संपर्क के कारण, यानी कि अगर यूवी रेज है, यूवी रेज के संपर्क में जब आते हैं तो ज्यादातर क्या, कौन सी बीमारी होगी आपको? स्किन कैंसर होगा, त्वचा कैंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो वो है आपका प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी भाई। व्हेन वी डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट वी डिस्ट्रॉय, जब हम जंगलों को जलाते हैं या उनको नष्ट करते हैं तो क्या चीज नष्ट होती है? आपका इन्वायरमेंट जो होता है ना वो क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट आपका नष्ट हो जाता है। उसके बाद है आपका ए मेजर प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड टू रिप्लेस द फॉरेस्ट दैट आर डैमेज्ड इज, उसको क्या बोला जाता है? सिल्वीकल्चर उसको बोला जाता है, जंगल विज्ञान उसको कहा जाता है। उसके बाद है द एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कुल्ह वर मेड इन, वो किसके अंदर बनाई गई? आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? ए आएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अगर जंगलों को काट दिया जाता है और वहां पर क्या है भाई, वहां पर एक ही तरह के प्लांटों की, पौधों की अगर खेती की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? वो एरिया किसके अंतर्गत आता है? मोनोकल्चर इन द एरिया, मोनोकल्चर के अंदर आएगा, क्योंकि वहां पर आपके एक ही तरह के क्या है? एक ही तरह की खेती वहां पर की जा रही है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके करवा दिए गए हैं। जो डाउट आपके लग सकते हैं वो डाउट बता दिए गए हैं। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मेरे को ये बता दो कि नंबर कितने बन रहे हैं। शाबाश। उसके हिसाब से फिर कट ऑफ भी बताएंगे आपको, नंबर कितने बन रहे हैं। शाबाश, एक बार कमेंट कर देना भाई। जो वीडियो बाद में देखेंगे वो भी कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि कितने हमारे नंबर बन रहे हैं, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सभी का धन्यवाद। जय हिंद भाई।